Students, today we will cover the topic scientific techniques. Already we have done two. Till now we have done two, that is functional foremanship and simplification, standardization and simplification. Today we will start work study. वर्क स्टडी क्या है, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं. क्या क्या स्टडीज़ है वो हम देखेंगे, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कॉस्ट हमारी कम हो और बेस्ट कंट्रीब्यूशन हर एक फैक्टर से हमें मिल पाए. तो इसके वर्क स्टडी के अंडर में आता है सबसे पहले फैटिग स्टडी. सो दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड, ये क्यों की जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स जानने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स जानने के लिए और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. जैसा कि हम जानते हैं कि हम भी स्कूल में कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकते हैं या वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना. तो हम भी इंटरवल्स लेते हैं, बीच बीच में रेस्ट लेते हैं. सो लाइक दैट देयर इन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वर्कर कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर सकता उस एफिशिएंसी के साथ, तो इंटरवल होना ज़रूरी है. तो टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि इसमें मैनेजर अपनी विश के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग डिसाइड ना करे कि कितना टाइम का इंटरवल होना चाहिए या कितना टाइम्स इंटरवल होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए. ये प्रॉपर स्टडी की जानी चाहिए इसकी. इट मीन्स कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, है ना. सो उन्होंने ये बोला कि इसके लिए एक फैटिग स्टडी नाम दिया गया है इसको, और इसकी स्टडी की जाए जिसमें क्या स्टडी हो, एक एवरेज वर्कर को लिया जाए, उसको देखा जाए कि वो जब परफॉर्म कर रहा है कोई काम, उसे देखा जाए और नोट डाउन किया जाए कि वो कितने टाइम में टायर्ड फील कर रहा है, फिर उसकी एफिशिएंसी कब कम हो रही है और वो कितने टाइम का ब्रेक ले रहा है. ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाए, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए रेस्ट इंटरवल की, कितने ब्रेक टाइम होना चाहिए कितने देर का, फिर वर्क कितने दिन टाइम में ज्वाइन होना चाहिए वर्कर को. तो ये सारी चीज़ें जो फिक्स करने के लिए साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए. सो इफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज़ फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स, डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक. जब हम कोई भी काम स्टडी ऑब्जर्व करके करते हैं तो वो साइंटिफिक अप्रोच से ही होता है. सो अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसा यहाँ दिया हुआ है कि 3 शिफ्ट में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, और इफ़ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट्स टायर्ड, और अगर फर्स्ट शिफ्ट के बाद वो टायर्ड फील कर रहा है, ही कैन बी असाइंड फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड गिवन रेस्ट इन इंटरवल इन सेकेंड शिफ्ट. तो उसे सेकेंड शिफ्ट में रेस्ट दिया जाए और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में वर्क असाइन किया जाए. ड्यूरिंग फर्स्ट शिफ्ट ऑल्सो स्मॉल पोजेज ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कैन बी गिवन, और फर्स्ट शिफ्ट में भी उसे कुछ छोटे छोटे पॉज या इंटरवल्स दिए जाएं. इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व दैट विद इन अ शिफ्ट वर्कर बिकम्स मोर फ्रेश विथ स्मॉल ब्रेक्स. सो इस तरह से वर्कर को ऑब्जर्व किया जाए. इसका मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसी कम होती है, वो उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है या पुअर कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, अनसूटेबल वर्क है. सो द मेन कॉज ऑफ फैटिग इज़ दिस. I hope you understood this. Now next is method study. Now what is this method study? Let's understand. In this method study, ऐसी साइंटिफिक टेक्निक कंडक्ट की जाए, ये पता लगाया जाए कि कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे कि वर्कर्स जो है उस मेथड से अगर वर्क करें, अपना जॉब करें तो प्रोडक्शन भी बढ़े और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में. इन सब स्टडीज़ का एक्चुअली में यही है कि इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली जो वर्कर्स हैं वो वर्क करें और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ और प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए. सो इसमें टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए कि मैनेजर अपने विल के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज़ कर रहा है. यहाँ पर भी साइंटिफिक अप्रोच होना ज़रूरी है, जिससे कि
ये पता लगाया जा सके कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है विथ मिनिमम कॉस्ट, उसे सिलेक्ट किया जाए. So to determine the best way, there are certain parameters right from procurement of production of raw material till the final product is delivered. तो ऐसा बेस्ट वे पता लगाया जाए, ऐसे सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा उसमें बेस्ट वे है जिससे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक हम उसे अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. टेलर ने एक अडॉप्ट किया है कॉन्सेप्ट जो है असेंबली लाइन. सो बाय यूजिंग मेथड स्टडी. So the objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. Ford Motors use this concept very successfully. उन्होंने Ford Motors जो हमने सुना हुआ है नाम, उन्होंने इस मेथड को अडॉप्ट किया है. हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू. इसमें यह है कि मेन तो ये दिया है कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मेथड अडॉप्ट किया जाए तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म की जाए. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमें प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन करना है ऑर्गेनाइजेशन में शूज़ का, तो दो मेथड्स हुए, एक लेबर इंटेंसिव और एक मशीन इंटेंसिव. या तो मशीन से बनाया जाए या लेबर्स बनाए. मैनेजमेंट का ये टास्क है कि वह इवैल्यूएट करे कि जब लेबर्स ने वर्क किया तो क्या कॉस्ट लगा प्रोडक्शन का, और जब मशीन से वर्क हुआ तो क्या कॉस्ट लगा पूरा प्रोडक्शन होने में. जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमने लेबर्स को भी दी और मशीन्स में भी दी. तो मशीन्स के थ्रू जो वर्क हुआ और जो लेबर्स के थ्रू वर्क हुआ उसमें क्या कॉस्ट में डिफरेंस आया. जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगी हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ है वो मेथड हमें सिलेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज़ द मेथड स्टडी. मतलब हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा मेथड सक्सेसफुल है, लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव, और उसमें से फिर हमें चूज़ करना चाहिए कि जिसमें हमें कॉस्ट कम पड़े और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का. आई थिंक इट इज़ क्लियर. Now time study. This method determine the standard time required to complete a particular activity. इसमें स्टैंडर्ड टाइम का डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन करना कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस टाइम स्टडी का? एक तो स्टैंडर्ड टाइम पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए. एक टारगेट सेट होना चाहिए वर्कर्स के लिए कि कैसे टारगेट सेट करें कि इतने टाइम में इतना वर्क होना चाहिए. डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने लगेंगे उस पर्टिकुलर जॉब में. देन कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, और वर्कर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट. So in this, Taylor suggested that the time required to perform the job should not be decided by the, वही अगेन चीज़ आ रही कि मैनेजर अपनी विश और विल के अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड ना करे. इसके लिए भी प्रॉपर स्टडी कंडक्ट होना ज़रूरी है. सो सजेस्ट किया है कि हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए एक एवरेज वर्कर को काम करते वक्त, और एक स्टॉप वॉच का यूज़ करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए उसका एवरेज टाइम कि वो कितनी देर में उस पर्टिकुलर वर्क को, उस जॉब को कंप्लीट कर रहा है. और ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको 100 टाइम्स तक रिपीट करना चाहिए और फिर एवरेज टाइम निकालना चाहिए. सो दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमें पता चलेगा कि कितना टाइम एक्चुअली एवरेज टाइम लगता है. So keeping this time in mind, the targets for workers should be fixed and the workers who are able to achieve their targets in standard time are average workers. जो इस टाइमिंग में उस जॉब को परफॉर्म कर लेते हैं, हमें एक टारगेट फिक्स हो जाएगा. हमने ऑब्जर्व किया तो कि इतने टाइम में इतना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो वो हमें फिक्स कर देना चाहिए और हमें पता चल जाएगा कि एक एवरेज वर्कर जो
इस टाइमिंग में इतना टास्क कंप्लीट कर लेगा, वो एक एवरेज वर्कर है। इफ़ द वर्कर इज़ एबल टू अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज़ एन एफिशिएंट वर्कर। अगर हमने जो टारगेट फिक्स किया है और एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, उसमें अगर वो अचीव कर लेता है तो वो वर्कर जो है एफिशिएंट है, अगर वो उससे पहले अचीव कर लेता है तो। और अगर वो फेल हो जाता है अचीव करने में एक स्टैंडर्ड टाइम से पहले, देन ही इज़ एन इनएफिशिएंट वर्कर। Now motion study. This scientific technique of motion study is conducted. Why it is conducted? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कंडक्ट की जाती है ये चेक करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि जो एक वर्कर है वो जब काम करता है तो कितनी बार मूवमेंट्स करता है, कितनी बार अपनी प्लेस से मूवमेंट करता है, और प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ये पता लगाने के लिए दोनों को। और फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव, जो काम के मूवमेंट्स नहीं हैं उन्हें कट किया जाए और वेस्टफुल मूवमेंट्स को कट किया जाए, एक इसके लिए। और सूटेबल इक्विपमेंट और टूल्स को डिज़ाइन करने के लिए ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो है वर्कर के वो कम किए जा सकें। लेट्स अंडरस्टैंड। अगेन टेलर ने सजेस्ट किया है कि ऑब्ज़र्व करें एक एवरेज वर्कर को जब वो जॉब कर रहा है, और नोट डाउन करें उसके मूवमेंट्स जब वो काम करता है, कि हाउ मैनी टाइम्स ही इज़ गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, कितनी बार वो अपनी प्लेस से उठा, कितनी बार उसने इधर उधर बैंड हुआ, इधर उधर देखा। उसको 100 टाइम्स हमें डिफरेंट वर्कर्स के साथ इसको रिपीट करना चाहिए। फिर हमें राइट करना चाहिए कि कितनी बार वो उठा, और फिर हमें देखना चाहिए वो कितनी बार काम के लिए उठा और कितनी बार बिना काम के लिए उठा। तो अगर वो काम के लिए उठा है तो वो प्रोडक्टिव है, और अगर नहीं बिना काम के लिए उठा है तो अनप्रोडक्टिव है। एंड मेक द स्ट्रैटेजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स। और हमें फिर उन मोमेंट्स को जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो बिना काम के उसने मोमेंट्स किए, उसको कट डाउन कर सकें हम। तो इसकी भी एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। So Taylor and his associate Frank Galliberth were able to reduce motions in brick layering from 18 to just 5। मतलब इन्होंने ये कोशिश पूरी की थी और ये कट किया था इन्होंने 18 अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स को ओनली 5 प्रोडक्टिव मोमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था। सो टेलर डिमॉन्स्ट्रेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स बाय द प्रोसेस। और उसने प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया था। अगर हम कोई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को अगर कट करेंगे किसी वर्कर के, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। जब हम एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करें कि वो कितनी बार बेंड हो रहा है चीज़ों को लेने के लिए, है ना, और टूल्स को, इफ़ it is observed that worker has to bend frequently to pick up the tools from the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near the seat to keep the toolbox so that workers does not waste his energy in bending again and again. Same energy he can use for improving his production capacity or efficiency level. अब इसमें बताया गया है कि अगर कोई वर्कर बार बार टूल्स उठाने के लिए नीचे ऊपर हो रहा है, तो क्यों ना हम उसके पास में एक स्टूल रख दें, जिससे कि वो उस जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसके, अननेसेसरी जो वो बैंड हो रहा है चीज़ों को नीचे लेने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं हम बचाया जा सकता है और उस एनर्जी को हम उसके काम में डाल सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसका एफिशिएंसी लेवल ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ाने का सजेस्ट किया है। सो नाउ टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस फैटिग स्टडी, ये हमने हमारे इस टॉपिक में कवर किया है।